नमस्कार दोस्तों। विगत दिनों दो रिपोर्ट्स आई हैं जो कि दो संस्थाएं हैं, फ्रीडम हाउस और वीडन, जो मूलतः प्रतिवर्ष दुनिया भर के देशों का लोकतांत्रिक मूल्यों पर मूल्यांकन करते हैं, लोकतांत्रिक मानदंडों पर। और दोनों रिपोर्टों में किसी न किसी तरह से भारत का की जो रैंकिंग रही है उसको नीचे किया गया, जिसको लेकर विपक्ष खासा उत्साहित है। हम इन दोनों रिपोर्टों के विषय में कुछ समझने का प्रयास करेंगे आज। और जो विदेशी और या जो वैश्विक विचारधारा है जो ये कहती है कि भारत में एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के आने की वजह से भारत में लोकतंत्र पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो वो वर्ग जो है खासा उत्साहित है। हालांकि वो वर्ग उसको लेकर हतोत्साहित कभी नहीं हुआ जब बाइडेन साहब जो थे वो अपनी शपथ जो है वो बाइबल पर हाथ रख कर करते हैं, और वो उस वक्त खासा उत्साहित था क्योंकि उसका कहना ये था कि नाउ अ डिवोट क्रिश्चियन इज़ एट द हेल्म ऑफ द अफेयर। तो ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि अब विश्व व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। समान मानक जो है वो भारत को मापने के लिए नहीं लगते। यहाँ पर यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता के केंद्र में आता है तो उसे यह माना जाता है कि उसकी वजह से भारत का लोकतांत्रिक स्तर जो है वो नीचे जाएगा। यही चीज़ इन दोनों रिपोर्ट्स में परिलक्षित होती है। पहली चीज़ तो हम ये समझने के प्रयास करते हैं कि ये दोनों रिपोर्ट्स आती कहाँ से, बनती कहाँ। पहले हम शुरू करते हैं फ्रीडम हाउस से। फ्रीडम हाउस की स्थापना जो हुई थी ये 1941 में हुई थी, और 1941 में जब अमेरिका विश्व युद्ध में उतर रहा था तो उस वक्त फ्रीडम हाउस की स्थापना हुई थी। और ये अमेरिकी विचारधारा जो है, अमेरिकी जो जनमत है, उसको युद्ध के समर्थन में खड़ा करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। एक डिक्टम बाद में उभर के आया अमेरिका का, विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज बॉम्बिंग पीपल इनटू डेमोक्रेसी। तो दैट इज़ समथिंग which initially took birth in the shape of Freedom House, which was initiated by Mrs. Roosevelt, who was the first lady at that time. And वहाँ से इसकी स्थापना हुई, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। टू ऑल इट्स क्रेडिट, फ्रीडम हाउस ऐसा कहा जाता है कि मैकार्थिज्म के विरोध में लड़ी। कि वियतनाम के संदर्भ में फ्रीडम हाउस वॉज जो आज कहा जाता है नेशनलिस्ट वॉइस इन इंडिया, जिसका काफ़ी विरोध होता है। तो फ्रीडम हाउस काफ़ी हद तक अमेरिका का वो नेशनलिस्ट वॉइस रहा है। 1967 रिपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रीडम हाउस के एक लीफलेट का जिक्र आता है, जिसमें फ्रीडम हाउस सीवियरली क्रिटिसाइज्ड मार्टिन लूथर किंग, हु अपोज्ड वियतनाम वॉर और अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम। और फ्रीडम हाउस वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट Martin Luther King was criticized for lending his mantle of respectability to an anti-Vietnam War coalition. Dr. King had emerged as public spear carrier of civil disobedience program that is demagogic and irresponsible in its attack on our government. So that is the extent of independence of Freedom House. When people of America, जब अमेरिका के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने अमेरिका का ग्लोब के दूसरे हिस्से में जाकर युद्ध में लिप्त होने का विरोध किया, और मार्टिन लूथर किंग जैसे सम्मानित व्यक्ति ने इस एंटी वॉर और युद्ध विरोधी विचार का समर्थन किया, तो फ्रीडम हाउस ने उस पर अटैक किया। और फ्रीडम हाउस ने यहाँ तक कहा कि इस तरह के जो सत्याग्रह है, जो डेमोगोगिक and irresponsible civil disobedience program, the same program which Freedom House today uses to support in order to attack India. And whatever is civil disobedience in let's say anti-CAA protest is for everyone to see, everyone who has observed India, who has seen the initial violence, who has seen the violence, let's say in Gujarat, where policemen were beaten, there were molotovs being thrown, there were buses being burnt in Delhi. So Freedom House today ignores all of it and actually uses those CAA protests which ran for almost 1 year, blocking the main roads of the capital city of India,
during which, due to weather and other such situations, अराउंड 24 पीपल डाइड। करीब 24 लोग जो थे इस एनटीसीए प्रोटेस्ट में लगभग साल भर के वक्फे में मरे। इसको लेकर फ्रीडम हाउस जो है 4 में से 2 अंक भारत को देता है, जिसकी वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो ख़राब होती। हम फंडिंग के मामले में अगर हम देखें तो फ्रीडम हाउस का 86% फंडिंग उसकी की खुद की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार से आती है। तो ये कहाँ तक अमेरिकी सरकार और उसकी विदेश नीति से स्वतंत्र है, ये एक अपने आप में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में एक भाग है जिसमें वो कहते हैं कि आर इंडिविजुअल्स फ्री टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेस द रिलीजियस फेथ और नॉन बिलीफ इन पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इसमें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो एक प्रतिष्ठित लोकतंत्र है और रहेगा, इसका जो सर्वोच्च न्यायालय उसके एक निर्णय को, जो बाबरी और राम मंदिर को लेकर जो निर्णय आया, उसको लेकर इस रिपोर्ट ने भारत को 2 पॉइंट इसमें भी नीचे किया है। 4 में से 2 अंक उन्होंने भारत को दिए हैं। तो ये एक बात समझ में नहीं आती, एक स्वतंत्र न्यायपालिका अगर कुछ निर्णय लेती है, उस निर्णय के आधार पर आप उस राष्ट्र की आलोचना करते हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी बात है। दूसरी बात ये कि एक इनका जो प्रश्नावली है जिसके आधार पे ये राष्ट्रों को रैंक करते हैं, उसमें एक ये है जिसमें ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट रिस्क हरासमेंट, डेथ थ्रेट्स, फिजिकल वायलेंस। हालांकि इसका कोई वो तथ्यात्मक रूप से इसको सब्सटेंशिएट करने की जहमत ये नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ ये कह के निकल लेते हैं और इसके आधार पे वहाँ पे भी भारत का जो रैंकिंग है वो 4 में से 2 अंक देते हैं। जिसके जो प्रश्न है वो ये है, आर देयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इन इंडिया। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे बीच में देखने को मिली जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, वो ये कि फ्रीडम हाउस जो है इसके बोर्ड पे 2001 में इसके जो चेयर थे, दैट वाज माइकल शेरटॉफ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पैट्रियट एक्ट अमेरिका में उसके निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। पैट्रियट एक्ट क्या है अमेरिका में? इसमें वाइड स्प्रेड सर्विलेंस, फ़ोन टैपिंग वगैरह की इजाज़त है। FBI जो केंद्रीय फोर्स है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इंडियाज़ NIA। तो पैट्रियट एक्ट जो है वो FBI जो है वो NIA के इक्विवेलेंट है अमेरिका में। FBI को एक स्वीपिंग राइट देता है वेयर दे कैन एंटर इनटू एनी स्टेट एंड एक्ट अगेंस्ट टेरर। तो ये एक्ट जो था ये 9/11 के बाद बनाया गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादतियाँ भी हुई जो कि बाद में स्वीकार भी की गई अमेरिकी अदालतों में। हालांकि इसके इन सब की वजह से कभी भी अमेरिका की रैंकिंग जो है फ्रीडम हाउस की दृष्टि में कभी भी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि ये एक आवश्यक चीज़ थी और ये आवश्यक चीज़ उस व्यक्ति ने बनाई थी जो बाद में फ्रीडम हाउस का भी अध्यक्ष रहा है। तो ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। और ये जो पैट्रियट एक्ट था ये श्री ओबामा इसको बिल बना कर लाए और इसको उन्होंने कानून का रूप दिया, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका के ही एक सेनेटर हैं रॉन पॉल, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया था कि ये सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से अमेरिकी सरकार के इशारे पर यह संस्था कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें जोड़कर अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि फ्रीडम हाउस कितनी तथ्यात्मक है। और एक बात मैंने शुरू की थी जो NTCA प्रोटेस्ट का एक इसमें उदाहरण है इस रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 लोग एक साल में मरे। तो इसमें एक चीज़ परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है कि अमेरिका में जो कैपिटल हिल पर राइट हुआ था, उस कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ था चुनाव के बाद, उस अटैक में जो स्टेट ने जो एक्ट किया था अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, जो कि भारत के संदर्भ में अगर हम बोले तो उनको कहा जाएगा कि वो एक लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारी थे। चूँकि वो एक अश्वेत देश में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारी कहा जाता है, क्योंकि अश्वेत देश की व्यवस्था की कोई कीमत नहीं है, अश्वेत देश के सत्ता की कोई कीमत नहीं है और अश्वेत देश के जो राष्ट्रीय स्मारकों की कोई कीमत नहीं है। अमेरिका का जो कैपिटल हिल है, चूँकि वो एक वाइट
वाइट साइन ऑफ सुप्रीमेसी है. So obviously it carries a lot of value, and if it is attacked, then it is considered that the local authorities are well within their right to resort to violence. और इसमें एक दिन जो वायलेंस हुआ था उसमें 5 लोग मरे थे, और उससे अगर हम कंपेयर करें या उससे हम मुकाबला करके देखें तो 5 लोगों को एक दिन में यहाँ निपटा दिया गया. वहीं भारत में 1 साल तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे. So 24 people died, and also there was sporadic violence which continued to happen. इन सब चीज़ों को लेकर भारत की रैंकिंग को जो है इस रिपोर्ट में नीचे किया गया. अब हम आते हैं अगर वीडम रिपोर्ट पे. वीडम रिपोर्ट और भी मज़ेदार है. वीडम रिपोर्ट जो है वो स्वीडन से आती है. स्वीडन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक राजा वहाँ पे शासन करता है. और वीडम रिपोर्ट की डिटेल्स में अगर हम जाएं तो उसमें उन्होंने एक कारण लिखा है. उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है उसमें, जिसमें वो कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत के लोकतांत्रिक मानकों में निरंतर गिराव आया, और बहुत भयंकर तरीके से गिराव आया. और इसके सूचक के रूप में, इसके इंडिकेटर के रूप में वो रिपोर्ट कोट करती है कि पिछले 6 वर्षों में लगभग 7,000 लोगों पर सेडिशन लॉ लगा है. अब ये 6 वर्ष में जो 7,000 लोगों पर एक्ट लगा है, इसको अगर आप यूपीए के काल के से देखें तो 2013 में एक दिन में 9,000 लोगों पर सेडिशन एक्ट लगा था. कुदनकुलम में जो न्यूक्लियर प्लांट आ रहा था उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें करीब 9,000 लोगों को पकड़ के उनके ऊपर एक दिन में सेडिशन एक्ट लगा था. एंड नोबडी बैटेड एन आई. तो ये एक समझने की बात है कि हम एक बहुत बड़े वैश्विक व्यवस्था में जी रहे हैं, और इसलिए किसी भी रिपोर्ट को जस्ट ऑन द फेस वैल्यू हम नहीं ले सकते. उसके तथ्यों का हमें आकलन करना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि इन रिपोर्टों में कितनी तथ्यात्मकता है, और अगर तथ्यात्मकता नहीं है तो वो क्या फोर्सेस हैं जो इन रिपोर्ट को ड्राइव कर रहे हैं. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ये छोटे देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ अभी हाल में बुर्का बैन हुआ है. तो ये सारे छोटे छोटे देश हैं जहाँ जनसंख्या कम है, और ये धनाढ़ देश है, विकसित देश है. इनके पास जनसंख्या का वज़न नहीं है इनके ऊपर, एंड दे हैप्पीली हैव अ लॉट ऑफ मनी टू फूल अराउंड इन द वर्ल्ड, एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर प्लेस एट द हाई टेबल. तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका अलग अलग अफ्रीकी देशों में, अविकसित देशों में जाकर वहाँ व्यवस्था परिवर्तन कर देता है, सत्ता परिवर्तन कर देता है, इन द नेम ऑफ, एज आई सेड, बॉम्बिंग पीपल टू डेमोक्रेसी. तो वो चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि इनका भी किसी तरह इस प्रकार का दखल रहे. एक तो इन्होंने ये बात कही. दूसरी इन्होंने कहा कि FCRA के नियम जो है वो बड़े कठिन हो गए हैं, और उसकी वजह से भारत में जो विदेशी NGO हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं खुलकर. और वो क्या काम करना चाहते हैं, वो FCRA बेसिकली उनको रोकता है भारत में भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व होने से. सेवा का जो कार्य करते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, किंतु FCRA की इन्वेस्टिगेशन में जैसे ये पाया गया कि ये रूटिंग के लिए ये संस्थाएं यूज़ करती हैं. जैसे रॉन पॉल फ्रीडम हाउस के बारे में उनकी रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि US गवर्नमेंट USAID के थ्रू पैसा देती है. एक तो वो 86% उसकी फंडिंग जो है ऑन पेपर आती है फ्रीडम हाउस की अमेरिकी सरकार से. दूसरी तरफ US गवर्नमेंट USAID को ग्रांट देती है. और ये ग्रांट जो है ये फ्रीडम हाउस को जाता है. फ्रीडम हाउस जो है वो पोलैंड अमेरिकन यूक्रेन कोऑपरेशन इंटरनेशनल करके एक सोसाइटी उसको देती है. उस सोसाइटी के वेबसाइट पे जो वहाँ पे चुनाव में जो लोग लड़ रहे हैं उनमें से एक पर्टिकुलर पार्टी के उम्मीदवार का, प्रत्याशी की तस्वीर होती है. तो इस पर रॉन पॉल जो सेनेटर थे अमेरिका के, उन्होंने 2004 में इस पर प्रश्न उठाया था. ये एक फंडिंग रिलेटेड भी एक इशू है जो कि विदेशी जो ये एजेंसीज हैं इनको बड़ा खटकता है, क्योंकि हम करें तो करें, लेकिन हाउ कैन अ ब्राउन कंट्री डू दिस? हाउ कुड द नेटिव start pretending that they are a sovereign and they don't want interference by people who are burdened by white man's burden. और FCRA का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है इस रिपोर्ट में, जिसके आधार पर कहा गया क्योंकि FCRA ने एमनेस्टी से सवाल पूछे, उनके बुक्स को ऑडिट किया और उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई, जिसकी वजह से एमनेस्टी को बंद करके भारत में अपनी दुकान जाना पड़ा. तो उस पर ये प्रश्न उठाते हैं कि उसकी वजह से भारत की रैंकिंग कम होती है. अब अगर हम पैरेलली देखें तो अमेरिका में एक फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, फारा,
उसके उस रजिस्ट्रेशन किए बिना आप वहाँ पे लॉबी नहीं कर सकते, आप वहाँ पे राजनीतिक गतिविधि में लिप्त नहीं हो सकते, और अगर आप लिप्त होते तो आपको उठा के सीधा भेज दिया जाएगा। वहाँ पे इतना प्रिटेंशन भी नहीं होता है कि हम आपकी बुक्स ऑडिट करेंगे और आप पर प्रेशर डालेंगे, आपके यहाँ ईडी की रेड होगी, वहाँ वो सब कुछ नहीं होता है। अभी बीते कुछ दिनों में अमेरिका में FBI ने जाकर हार्वर्ड के कैंपस से प्रोफेसर को उठा लिया। दे वेंट एंड दे सिंपली पिक्ड अप द प्रोफेसर। यू इमेजिन इंडिया पिकिंग अप अ प्रोफेसर हु इज against the government, against the country, and even touching him on a genuine criminal case. A 21-year-old activist and her colleague, who was reportedly getting some 600 pounds every month for unknown work which he was not able to explain to the court, was arrested for being part of a larger global conspiracy to destabilize India, and the whole world went into flames. Compare that with the outrage. Half of the people, in fact most of the people in India, would not even know that FBI went and picked up a senior professor, a very senior professor from Harvard, from the campus itself. So this is the double standard. It is very much presumed that if there is a terror attack happening somewhere in the West, then the police will simply shoot the person down. If it happens in India, as it happens in the case of Batla House, for a very long time a global pressure was built up on India to explain why the person was killed, why the person was not arrested. No such explanation is ever asked for in a Western country or even in US. It is very well presumed that if you attack Capitol Hill, you will be shot at and you will be killed. 5 people died. If you attack Red Fort, then the whole world comes. That's how it happens, and that's something that we need to be watchful about. अभी आज की तारीख में भारत जो है ये जो कोरोना पेंडेमिक के बाद एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा है। हमारा अपना स्थान है विश्व के व्यवस्था में, और हमें उस स्थान के प्रति जागरूक होना होगा। वीडम के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वीडम का जो इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड है जो कि इस रिपोर्ट के पीछे है, उस एडवाइजरी कमेटी जो है इनकी वीडम की, उसके अध्यक्ष जो है वो एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एतजाज़ एहसान। एडवाइजरी बोर्ड में एक भी व्यक्ति भारत का नहीं है। यदि हम नीरजा गोपाल जयाल को छोड़ दें, नीरजा गोपाल जयाल JNU से आती हैं। उन्होंने CAA के विरोध में काफ़ी कुछ लिखा है। CAA जो इंसिडेंटली एक भारत सरकार एक अमेंडमेंट लाई थी नागरिकता कानून में, भारत के पड़ोसी देश जो कि विभाजन में भारत से अलग हुए थे, जहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल विथ इंडिजिनस फेथ्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, वो वहाँ पे चूँकि वो सब देश जो थे वो थियोक्रेटिक इस्लामिक देश हो गए, और वहाँ पर एक नॉन इस्लामिक व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहा, तो उनको प्राथमिकता पर नागरिकता देने का ये कानून था। जो भारत की एकमात्र इस एडवाइजरी बोर्ड में प्रतिनिधि हैं JNU की नीरजा, उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल होकर कारवान और ये जो वामपंथी किताबों में, वामपंथी मैगजीन्स में लिखा था, और काफ़ी एग्रेसिवली इसके विरोध में कैंपेन किया था, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि अगर दूसरे देशों से परेशान हुए या परसिक्यूटेड जो हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस भारत में आ जाएं और उनको भारत सरकार जल्दी नागरिकता दे दे, तो ये किसी तरह से गैर इस्लामी है और या एंटी इस्लामिक है। वीडम जो संस्था है इसकी निष्पक्षता पर एक प्रश्न तो उठाता ही है। तो मित्रों, आज की वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको ये वार्ता पसंद आई होगी। कृपया जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।